So today we will start our next unit, that is unit number 4, wave propagation. Okay, wave propagation is our fourth unit and it is totally different than your previous units. इस यूनिट में हम देखेंगे कि वेव जो रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो प्रोपेगेट कैसे होती है, मतलब कैसे ट्रांसमिट होती है, उसका बिहेवियर कैसे होता है डिफरेंट मीडियम में, वो हम देखने वाले हैं. सी द करिकुलम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको रेडियो वेव भी बोलते हैं, उसका प्रोपेगेशन होने का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे उसमें. देन ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन. ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन क्या होता है, स्काई वेव क्या होता है. ओके, आयनोस्फेरिक लेयर, जो डिफरेंट लेयर रहते हैं एटमॉस्फेयर में, आयनोस्फेरिक लेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल हाइट एंड वर्चुअल हाइट, उसके बारे में देखेंगे. फिर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, स्कीप डिस्टेंस, स्कीप जोन, कॉन्सेप्ट ऑफ हेडिंग, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, मल्टीपल होप स्काई वेव प्रोपेगेशन, स्पेस वेव प्रोपेगेशन. उसके बाद लाइन ऑफ साइट क्या रहता है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, मल्टीपाथ स्पेस वेव प्रोपेगेशन क्या रहता है, ऑप्टिकल एंड रेडियो होरिजोन, शैडो जोन क्या रहता है, डक्ट प्रोपेगेशन, माइक्रोवेव स्पेस वेव प्रोपेगेशन, ट्रोपोस्फेयर स्कैटर प्रोपेगेशन. ये सब जो टॉपिक्स है वो हम इस हमारे यूनिट में देखने वाले हैं वन बाय वन. ठीक है, तो वेव प्रोपेगेशन इस यूनिट में हम क्या देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब फ्री स्पेस मीडियम से या एयर मीडियम से जब ट्रैवल होती है तब उसका नेचर कैसे रहता है, वो कौन से मोड में ट्रांसमिट होती है. ठीक है, वो कौन से मोड में ट्रांसमिट होती है, उसका बिहेवियर कैसे रहता है, उसके क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, ये सब हम उसमें देखने वाले हैं. सो इंट्रोडक्शन टू रेडिएशन एंड प्रोपेगेशन. अब ये दोनों टर्मिनोलॉजी वायरलेस कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडिएशन और प्रोपेगेशन ये दो डिफरेंट टर्म्स है. आपको तो मालूम है कि जब सिग्नल को हमें वायरलेस भेजना होता है, मतलब विदाउट एनी वायर, जैसे हम मोबाइल में सिग्नल रिसीव करते हैं तो इट इज वायरलेस सिग्नल, वायरलेस रिसेप्शन, वायरलेस ट्रांसमिशन एंड वायरलेस रिसेप्शन. जब हम वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो हमें एंटेना यूज करना पड़ता है. ठीक है, ओनली एंटेना इज अ डिवाइस दैट कैन ओनली ट्रांसमिट or convert the signal from electrical to electromagnetic and electromagnetic to electrical. So antenna is a very important element we can say, or very important device that is needed for the wireless communication. मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट ने एंटेना को इन्वेंट किया था. भाई एंटेना जो चैप्टर है हम इसके बाद देखने वाले हैं, दैट इज आवर लास्ट यूनिट. So in the first chapter of this book, we have shown the block diagram of basic communication system. बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम हमने देखा था, उसमें देखा था हमने इनपुट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, देन कम्युनिकेशन चैनल. तो ये जो कम्युनिकेशन चैनल रहता है वो कम्युनिकेशन चैनल दो टाइप का रहता है. एक रहता है वायर्ड या उसको लाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, और दूसरा रहता है वायरलेस या उसको रेडियो कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. वायर्ड मतलब सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए वायर की जरूरत होती है, जैसे टेलीफोन रहता है उसको वायर लगता है, केबल नेटवर्क रहता है जिसके फाइबर ऑप्टिक केबल रहता है, और दूसरा रहता है वायरलेस या उसको रेडियो कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसके लिए वायर की जरूरत नहीं होती, सिग्नल फ्री स्पेस या एयर मीडियम से ट्रैवल होता है. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ट्रैवल होता है. सिग्नल ट्रैवल होने के तीन टाइप्स रहते हैं एक्चुअली. जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में सिग्नल ट्रैवल होता है वो एक्चुअली तीन मोड में ट्रैवल होता है कमर्शियल कम्युनिकेशन में. एक तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल के ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रिक केबल या वायर से. दूसरा वो या तो लाइट बोल के ट्रैवल होता है इन इन द फॉर्म ऑफ लाइट फ्रॉम फाइबर ऑप्टिक केबल. ओके, तो वायर से ट्रांसमिट होने वाला मतलब कोएक्सियल केबल से एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फाइबर ऑप्टिक केबल से एज ए लाइट सिग्नल, दोनों भी वायर्ड कम्युनिकेशन में आते हैं, मतलब लाइन कम्युनिकेशन. और तीसरा रहता है एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल फ्रॉम फ्री स्पेस या एयर मीडियम. अगर उसको वायरलेस भेजना है तो हम वायरलेस को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वायरलेस नहीं भेज सकते, लाइट को भी वायरलेस नहीं भेज सकते, इट इज नॉट पॉसिबल. लाइट तो वायरलेस जाता है पर उसको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हम नहीं भेज सकते. तो एक ही सिग्नल बचा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल वी कैन सेंड वायरलेस. ठीक है, in that block diagram the block called channel is shown between transmitter and receiver. A signal transmitted by transmitter will travel over this channel to the receiver in the wireless radio communication. This channel is nothing but the free space.
वो जो चैनल है वायरलेस चैनल, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वो कौन सा है? फ्री स्पेस या एयर मीडियम। फ्री स्पेस और एयर मीडियम में क्या फर्क है? फ्री स्पेस मतलब जो एटमॉस्फेयर के ऊपर रहता है, स्काई, या उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम, एटमॉस्फेयर के ऊपर जो रहता है उसको स्काई ये बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, स्पेस। फिर स्पेस मतलब वहां पे एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, दैट इज अ वैक्यूम। और स्पेस मतलब या एयर मीडियम मतलब क्या? यहाँ पे एयर है, एटमॉस्फेयर है। द द प्रोसेस ऑफ सिग्नल ट्रैवल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो सिग्नल ट्रैवल होता है वायरलेस, तो उसकी जो प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइड हुई है। एक रेडिएशन ऑफ द सिग्नल और दूसरा प्रोपेगेशन ऑफ द सिग्नल। अब ये दो टर्म में फर्क क्या है देखो। रेडिएशन मतलब क्या? जब एंटेना इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में करता है, तो वो जो प्रोसेस होती है कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन। Okay. When a high frequency current flows through a conductor, the power measured on both sides of the conductor is not same. As a part of power dissipation in the resistance of the conductor, and part of it except into the free space. The escape of the power is known as radiation. देखो, एंटेना क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में करता है, क्योंकि जहां जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहता है देयर इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल एसोसिएटेड, मैग्नेटिक सिग्नल एसोसिएटेड विथ इट। ओके, जहां जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वहां वहां मैग्नेटिक सिग्नल भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो क्या होता है वहां पे, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक एंड में हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई किया एंटेना को, तो दूसरे एंड में क्या होता है? सिग्नल एस्केप होता है। और वो सिग्नल को दो कंपोनेंट रहते हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। तो वो सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बोल के वहां से क्या होता है? रेडिएट होता है, तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन मतलब क्या? एंटेना से एंटेना का जो वायर रहता है या एंटेना रहता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में करता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। Radiation is the process in which electrical signal is converted into the electromagnetic and it is escape into the space. That is called as radiation. Now propagation of radios. अब रेडिएशन होगा, प्रोपेगेशन क्या रहता है? अब प्रोपेगेशन मतलब क्या? दिस रेडिएटेड पावर देन प्रोपेगेट्स इन स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वो जो रेडिएटेड वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो जब स्पेस में से ट्रेवल होती है तो उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन। समझ में आ गया? रेडिएशन मतलब कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, एंड प्रोपेगेशन मींस traveling of that electromagnetic signal into the space, that is the propagation. Radiation and propagation of the radio waves cannot be seen. ये हम खुली आंखों से देख नहीं पाते। अब आपके मोबाइल में सिग्नल आ रहा है वायरलेस, आप उसे देख नहीं सकते। It cannot be seen by our eyes. The theory of electromagnetic radiation was pronounced by the British physicist J.C. Maxwell. ये J.C. Maxwell ने ये जो थ्योरी है वायरलेस ट्रांसमिशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो उन्होंने इन्वेंट डिस्कवर किया था इन 1857, 1857 में उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज किया था। दिस थ्योरी एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड यूज। तो ये जो है जेसी मैक्सवेल ने जो थ्योरी प्रपोज की थी वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और वो यूज में भी है। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम देखेंगे कि ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या रहती है, उसका नेचर कैसे रहता है, क्योंकि यही ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वायरलेस ट्रांसमिट होने वाली है, तो उसका नेचर हमें मालूम रहना चाहिए क्या है। तो देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस वर्ड हैज टू डिफरेंट वर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड, वन इज इलेक्ट्रिक एंड अनदर इज मैग्नेटिक। तो कौन जो वायरलेस ट्रांसमिट होने वाली वेव रहती है उसे दो कंपोनेंट रहते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रहता है उसको Vx बोलेंगे हम, और एक रहता है मैग्नेटिक फील्ड उसको Hy बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे तीन एक्सिस है, एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड। तो होता क्या है, एक्स अलोंग एक्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अलोंग वाई क्या रहेंगी? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल रहता है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। परपेंडिकुलर रहते हैं मतलब ट्रांसवर्स होते हैं।
ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब जिसमें 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, साइनोसाइडल नेचर के हैं और उनमें 90 डिग्री का एंगल है, मतलब वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब ट्रांसवर्स है। तो दो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और जिस डायरेक्शन में ये वेव ट्रैवल हो रही है वो डायरेक्शन उन दोनों को परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे इसलिए 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। हमें मालूम है एक्स वाई और जेड ये 3 एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें बिहेवियर सीखना है या कुछ एनालॉजी अगर देखना है, तो सपोज हमने वाटर में कोई स्टोन डाल दिया, इफ वी हैव इंसर्टेड अ स्टोन इनटू द वाटर, तो वहां पे क्या होती है, वेव्स फॉर्म होती है। तो वो जो वेव होती है वो कंटिन्यूअसली आगे 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 फॉरवर्ड मूव होती है। पर उस वेव में क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, देखो द रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल कैसे होते हैं वो, दैट मीन्स द ऑसिलेशंस आर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो जिस डायरेक्शन में वो प्रोपेगेशन हो रही है उसी डायरेक्शन में उस वाटर पार्टिकल का ऑसिलेशंस होता है, इसीलिए उसको लॉन्जिट्यूडिनल बोलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, उल्टा होता है। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल हो रही है तो ऑसिलेशन जो रहते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, वो उसको ट्रांसवर्स रहते हैं। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। परपेंडिकुलर मतलब ट्रांसवर्स। सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो कैसी रहती है, ट्रांसवर्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है मैग्नेटिक फील्ड रहता है, वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं, और जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल हो रही है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल उन दोनों को परपेंडिकुलर होती है। सो दैट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्पेस से भी ट्रैवल होती है, एयर मीडियम से भी ट्रैवल होती है, वाटर से भी ट्रैवल होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर मीडियम से ट्रैवल होती है, ठीक है, पर हर मीडियम में उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड रहता है, वेलोसिटी, वो कम ज्यादा होती है। मीडियम के हिसाब से उसकी स्पीड चेंज होती है। मीडियम जितना ज्यादा डेंस उतनी उसकी स्पीड कम। मीडियम जितना ज्यादा रेयरली डेंस रहेगा तो उसमें स्पीड ज्यादा रहती है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड रहती है वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा रहती है, एयर में उससे थोड़ी कम रहती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वली रहती है पर थोड़ी कम रहती है। उसके बाद वाटर होगा, वाटर में उससे कम रहती है, ग्लास में उससे कम रहती है, फिर स्टोन रहा, प्लास्टिक रहा तो उससे और कम रहती है। ठीक है, जैसे जैसे मीडियम का हार्डनेस बढ़ते जाता है, डेंसिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसमें से ट्रैवल होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका स्पीड ये क्या होता है, कम होते जाता है। EM waves are different from the other waves found in the nature such as water waves or sound wave, because EM wave consists only of time varying electric and magnetic field, and there is absolutely no need of physical medium for their propagation. उसको प्रोपेगेट होने के लिए, मतलब ट्रैवल होने के लिए किसी भी फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं है, वो स्पेस से भी ट्रैवल होती है। ओके, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कांस्टेंट रहती है जनरली। अब उसकी स्पीड अगर हमने इसमें निकाली, सपोज 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड रहती है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक सेकंड में। या उसको अगर हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो दैट इज द मैक्सिमम ह्यूज, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड अवेलेबल इन द नेचर। ओके, ये नेचर में अवेलेबल जो डिफरेंट स्पीड से उसमें सबसे हाईएस्ट है। नो स्पीड इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
लाइट इज ऑल्सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी स्पीड रहती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। वो कन्वर्शन है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये उसकी स्पीड रहती है। और वो किस में रहती है? वो रहती है वैक्यूम में या एयर में। अब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है, जो एयर से ट्रेवल होती है, उसको ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, TEM, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों एक दूसरे को क्या रहती है? ट्रांसवर्स, और उनके डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन उन दोनों को ट्रांसवर्स रहती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोलराइजेशन कैसे रहता है वो देखेंगे। देखो, उसके जनरली 4 क्लासिफिकेशन है। एक है हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन, दूसरा है वर्टिकल पोलराइजेशन, तीसरा है सर्कुलर पोलराइजेशन, और चौथा है इलिप्टिकल पोलराइजेशन। देखो 4 टाइप है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सर्कुलर, इलिप्टिकल, ये शेप के अनुसार है। अब देखो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में क्या रहता है, जैसे हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को 2 कंपोनेंट रहते हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। तो हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को एज ए रेफरेंस बोल के लेंगे यहाँ पे। देखो, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट्स in a parallel with the earth surface, then the EM wave is said to be horizontally polarized. देखो, इलेक्ट्रिक वेव को अगर हमने पैरेलली अर्थ सरफेस जो है, अर्थ सरफेस के हिसाब से उसको अगर पैरेलली प्रोपेगेट किया, मतलब अर्थ सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पैरेलल है, तो उस प्रोपेगेशन को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टली पोलराइज। उस पोलराइजेशन को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। क्या रहता है हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में? इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थ सरफेस को पैरेलल रहता है, ओके। और ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है वर्टिकल पोलराइजेशन। वर्टिकल पोलराइजेशन में क्या होता है? इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अब जब वेव प्रोपेगेट होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है? अर्थ को परपेंडिकुलर, मतलब ट्रांसवर्स। अर्थ के सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है? परपेंडिकुलर। उसको बोलते हैं वर्टिकली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थर्ड है सर्कुलर पोलराइजेशन। इफ द पोलराइजेशन वेक्टर रोटेट्स 360 डिग्री। अब ये पोलराइजेशन का वेक्टर अगर 360 डिग्री रोटेट हो रहा है कंटिन्यूअसली, एज EM वेव ट्रेवल्स वेवलेंथ थ्रू द स्पेस, as EM wave travels through the space and field strength is equal at all angles of polarization, then the EM wave is have circular polarization। वो कंटिन्यूअसली रोटेट होती है, और जो पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो रहती है वो हर डायरेक्शन में, हर एंगल में क्या रहती है? इक्वल रहती है। वो कंटिन्यूअसली सर्कुलर घूमती है, उसको बोलते हैं सर्कुलर पोलराइजेशन। चौथा है इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, elliptical। In the circular polarization, if the field strength varies with change in polarization, the wave is said to have an elliptical polarization। क्या होता है? उसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की, वो अगर पोलराइजेशन के हिसाब से चेंज हो रही है, सपोज इलेक्ट्रिकल, सपोज वर्टिकल पोलराइजेशन है तो अलग है, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन है तो अलग है, स्ट्रेंथ उसकी वर्टिकल पोलराइजेशन में स्ट्रेंथ अलग है, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में स्ट्रेंथ अलग है, तब उस वेव को इलेप्टिकल पोलराइजेशन बोलेंगे हम। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब द पोलराइजेशन ऑफ अ प्लेन EM wave is simply the orientation of electric field vector with respect to earth surface looking at the horizon, horizon की तरफ देखते हुए। इसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पोलराइजेशन मतलब क्या? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस के हिसाब से लिया जाता है, ओके। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो वेव। रेडियो वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज जब हम यूज करते हैं तो उसे यूज करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर्टी मालूम रहना चाहिए। सपोज अब हमें कोई मिठाई बनाना है, तो मिठाई मतलब उसको हमें मीठा बनाना है ऑब्वियसली। तो मीठा बनाना है तो हमें उसमें ऐसे
कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ सब्सटेंसेस डालने पड़ेंगे जो जिसकी टेस्ट कैसी हो, स्वीट हो, जो मीठा लगता हो, मतलब हम उसमें शक्कर डालेंगे। ओके, तो अगर जो चीज हमें बनानी है, जिस चीज के लिए, जिस पर्पज के लिए अगर हमें कोई चीज यूज करना है, तो पहले हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ओके, तो अब देखो, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो यूज: रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये 4 प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। उसके और भी प्रॉपर्टीज है, पर ये बेसिक प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। देखो, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी बेंड हो रही है, अब हम उसे डिटेल्स में देखने वाले हैं अभी। रिफ्लेक्शन कैन बी थॉट एज अ बाउंसिंग, जो बाउंस बैक आती है उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डिफ्रैक्शन इज सिमिलर टू द स्कैटरिंग। स्कैटर मतलब एक वेव अगर हमने इंसिडेंट किया तो उसके मल्टीपल वेव्स फॉर्म होते हैं, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग। इंटरफेरेंस इज एनालॉगस टू द कोलाइडिंग। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कोलाइड होना, एक दूसरे के साथ कोलाइड होना और एक दूसरे में मिक्स हो जाना, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। These 4 properties mentioned above is called as optical properties of EM wave. EM wave की कौन सी प्रॉपर्टीज हो? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल सिग्नल ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ही होता है। ओके, देखो फर्स्ट देखेंगे हम रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन में ये डायग्राम है इस रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव ट्रैवल होती है, तब वो क्या होती है? बेंड होती है। उसका एंगल, उसका डायरेक्शन ऑफ, जो नॉर्मल डायरेक्शन रहती है उस डायरेक्शन से वो बेंड होती है। देखो अब ये मीडियम 1 है, अब सपोज रेयरर मीडियम है, रेयरर मतलब उसकी डेंसिटी कम है, और ये मीडियम 2 है, ये डेंसर है, मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है। सपोज हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये जो मीडियम 1 है ये एयर मीडियम है, और ये जो मीडियम 2 है वो क्या है? वाटर मीडियम है सपोज। तो एयर में से वाटर में सपोज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, तो कैसी ट्रेवल करेंगी? और ये विसिनिटी है जंक्शन की, यहाँ पे ऊपर एयर है और नीचे क्या है? वाटर है। अब ये इंसिडेंट रे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इस सरफेस पे ट्रैवल होंगी, ओके, सरफेस पे जब हम उसे इंसिडेंट करेंगे, तो इंसिडेंट करने के बाद वो क्या हो जाएंगी? बेंड हो जाएंगी। तो जो रे हम इंसिडेंट करते हैं उस पे, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो रेज, वही रेज जब बेंट होके अंदर जाते हैं, दूसरे मीडियम में ट्रैवल होते हैं, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड वेव। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्रैक्टेड वेव। तो दिस इज द इंसिडेंट रेज, और जो दूसरे मीडियम में बेंट होके आए हैं उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज। इंसिडेंट रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज, और ये है नॉर्मल यहाँ पे। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी of electromagnetic wave, that when a electromagnetic wave travel from one medium to the another medium with different refractive index, then the wave bends and it is travels into that second medium and its angle changes. Okay, the angle of incident is the angle measured between the incident wave and normal, and angle of refraction is the angle measured between the refracted wave and the normal. अब यहाँ पे सपोज ये रे 2 देखो आप, रे 2 जब हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो ये जो नॉर्मल रेज रहती है, नॉर्मल रे सरफेस को क्या रहती है? परपेंडिकुलर। तो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल में जो एंगल फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो वही वेव जब सेकंड मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल जो है उसके बीच का जो एंगल रहता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे 2 एंगल फॉर्म होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और अगर सपोज हमने अब ये उल्टा किया कि सपोज डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में अगर सिग्नल ट्रैवल किया, ट्रांसमिट किया, अब यहाँ पे क्या किया हमने? एयर में से वाटर में सिग्नल ट्रांसमिट किया, इंसिडेंट किया, तो ये जो रे थे वो रे क्या हो गए? यहाँ पे देखो, ये जो रे है एक्चुअली वो ऐसा आना चाहिए था उसके नॉर्मल स्पीड में, पर वो ऐसा बेंट हो गया। तो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई, और यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज थीटा आर। ये उसकी नॉर्मल ऑफ डायरेक्शन है।
ये कब होता है? जब हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं या इंसिडेंट करते हैं। ओके, तो ये जो रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। रे क्या होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। और अगर हमने उल्टा किया, अगर सपोज हमने वाटर में से सिग्नल किस में ट्रेवल किया? एयर में ट्रेवल किया, तो ये सिग्नल कैसे बेंड होगा? सपोज ये ऐसा है, वो सिग्नल अभी लेट मी चेंज द कलर, वो ऐसा ट्रेवल होगा, वो ऐसा बेंड होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। ये उसकी नॉर्मल है, नॉर्मल जो पाथ है ट्रेवल होने का वो है, पर मीडियम चेंज होने की वजह से वो बेंड हो गया। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ गया, सपोज एयर से वाटर में आ गया, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। और अगर वाटर से एयर में ट्रेवल किया, तो वो उसके जो नॉर्मल पाथ है उससे क्या होगा? उस सरफेस की तरफ, मतलब ज्यादा रिफ्रैक्टिव एंगल वो फॉर्म करेंगे टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ये अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंड होगा। पहले केस में टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा, दूसरे केस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी। ओके, देन नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है अभी उसकी? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन हो गई, अब नेक्स्ट इज अ रिफ्लेक्शन। द मीनिंग ऑफ वर्ड रिफ्लेक्ट इज टू टर्न बैक, एंड रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग। देखो अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? यहाँ पे इंसिडेंट वेव क्या किया हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट किया, मल्टीपल रेज हो सकते हैं, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करेंगे उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब हम किसी सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सपोज इंसिडेंट करते हैं, एक मीडियम है और ये यहाँ पे दूसरा मीडियम है, यहाँ पे मीडियम 1 है और यहाँ पे मीडियम 2 है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होंगी? पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होंगी। कुछ पार्ट उसका जो दूसरे मीडियम में चला जाएंगे उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और कुछ पार्ट क्या होंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वही मीडियम में वापस आता है, बाउंस बैक होता है, बाउंसिंग होती है उसकी, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। जो सेकंड मीडियम में चला जाता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और जो बाउंस होता है वो सेम मीडियम में, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है और नॉर्मल है उसके बीच जो एंगल रहता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इट कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मीडियम। तो ये ऐसा कब होता है? जब ये फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम में जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा रहती है, डेंसिटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा रहती है। सपोज ये एयर मीडियम है और ये सपोज कोई स्टोन है या वॉल है सीमेंट की, तब उससे क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट होता है। ओके, या ये मेटल है, तो मेटल से भी वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट व्हेन इट इज incident from one medium to the surface of the another medium, then some part of the wave get reflected back, bounce back to the same medium, that is called as reflection of the wave, electromagnetic wave का reflection। देखो ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टफ रफ सरफेस, जो रफ सरफेस रहता है उससे क्या होती है? वो रिफ्लेक्ट होती है। देखो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, जब ये सपोज माउंटेन है, ये माउंटेन पे जब वो इंसिडेंट होती है तो वहां से क्या होती है? वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है? दिस इज द दिस इज डिफाइंड एज द redistribution of modulation of energy within a wave front. It is passes near the edges of the opaque object. Due to this phenomena of EM wave are able to propagate around the corner. Due to diffraction, the wave front spreads out or scatter. This effect is called a diffraction. क्या होता है? देखो इस वेव में दिखा है यहाँ पे, जब किसी मीडियम पे वेव जाती है तो वो स्कैटर होती है। जैसे सपोज हमने अभी गॉगल लगाया और उस गॉगल पे सपोज क्या है, कुछ वाटर के पार्टिकल्स गिरे हुए, और सामने से अगर किसी ने लाइट, किसी की हेडलाइट है गाड़ी का, जब वो हमारे स्पेक पे जब वो स्ट्राइक होता है, इंसिडेंट होता है, तो क्या होता है? लाइट स्कैटर होती है, मतलब एक रेज मल्टीपल रेज में कन्वर्ट होती है।
तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग या डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे वो क्या होती है, लाइट बोले या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो, वो स्कैटर होती है या मल्टीपल रेज उसके फॉर्म होते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट इज अ इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ वर्ड इंटरफेयर इज टू कम इनटू अपोजिशन। EM waves interfere with each other when two or more waves combine together in such a way that system performance degrade। तो इंटरफेरेंस होना मतलब क्या, एक दो या दो से ज्यादा वेव एक साथ आना, उनका फेज अलग है, अपोजिशन में है, वो एक दूसरे के साथ मर्ज होना, और उससे सिस्टम का परफॉर्मेंस डिग्रेड होना मतलब खराब होना, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होना मतलब क्या, एक दूसरे के साथ मिक्स होना। The concept of interference can be analyzed using the principle of linear superposition of EM wave। अब देखो ये सोर्स है और ये पॉइंट P है, ठीक है। अभी वेव 1 ट्रेवल हो रही है सोर्स से पॉइंट P पे, और ये दूसरी वेव है सपोज वेव 2, वो दूसरे सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो रही है और सेम पॉइंट P पे रिसीव हो रही है। तो ये पॉइंट P पे क्या होगा, वेव 1 और वेव 2 का इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा, इंटरफेरेंस। At point P, we have two different waves emerging from same source। क्योंकि वो सेम सोर्स से आ रही है, they will interfere and total intensity at point will be the vector sum of individual intensities of the two wave। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी रहेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो दोनों वेव से जो वेक्टर सम रहेंगे, उसकी वेक्टर मतलब जिसमें डायरेक्शन भी कंसिडर होती है, उसका समेशन रहेगा, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव।